Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and discussing topics of evolution. So let's start. Before that हम देख लेते हैं कि डार्विन कौन था. ऑलराइट, सो आप सबने डार्विन का नाम तो सुना होगा. चार्ल्स डार्विन करके एक आदमी था. तो उसने क्या किया, वो ऐसे ही मतलब उसको नेचर में बहुत इंटरेस्ट था. ऑलराइट, सो वो एक दिन किसी एक आइलैंड पे चला गया. ऑलराइट, एंड उसने वहाँ से बहुत सारे कुछ स्पीशीज़ कलेक्ट किए, स्पेसिमेन कलेक्ट किए, प्लांट्स के हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स, ऐसे बहुत कुछ कलेक्ट किया. एंड उसने उसका डिटेल स्टडी किया. ऑलराइट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब और बहुत कुछ डिटेल में स्टडी किया. एंड उसने एक बुक लिखा, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़. ऑलराइट, उसने एक बुक लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़. अभी उस बुक में उसने क्या क्या लिखा है ये अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं. सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक. ओके, मतलब यानी जो डार्विन ने बुक लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसने उसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए. हम पूरी बुक तो नहीं देखने वाले, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम लोग. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो डार्विन ने उस बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, थियोरी, दैट इज थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, यानी कि नेचर कैसे किसी चीज़ को सिलेक्ट करता है वो डार्विन ने उस बुक में बताया. सो सबसे पहला डार्विन का पॉइंट क्या था, that organisms reproduce prolifically और we can say over production. ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म में कैपेसिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये तो हमें पता है, बट वो इनॉर्मस रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिप्रोडक्शन कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक ऑयस्टर ले लो. ऑयस्टर आपने देखा होगा. एक ऑयस्टर एक टाइम पे 114 मिलियन एग्स इजेक्ट करता है. ठीक है, 114 मिलियंस. समझ रहे हो, अगर इतने सारे एग्स सारे के सारे समझो अगर हैच होते हैं एंड वो आगे जाके 114 और ऑयस्टर्स को एग मतलब ऑयस्टर्स के एग वो रिलीज करेंगे. अगर ऐसा 5 जनरेशन तक भी चला तो इस पूरे यूनिवर्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, उससे ज़्यादा ऑयस्टर का नंबर बढ़ जाएगा. इतना ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होता है. सोचो 114 मिलियन, अगर सिर्फ ऐसे 5 जनरेशन हुआ ना, मतलब 1 का 2, 2 का 4, ऐसे अगर 5 बार भी हुआ ना उनका 114 मिलियन का, तो इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा नंबर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो यानी कि हमने क्या देखा कि ऑयस्टर्स ओवर प्रोडक्शन कर सकते हैं. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, एलिफेंट. स्लोवेस्ट ब्रीडर है एलिफेंट. वो अपने लाइफ स्पैन में यानी 100 ईयर्स में वो एटलीस्ट 6 बच्चे को जन्म दे सकता है. ठीक है, बट समझो अगर यही 6 बच्चे, मतलब अगर ये पॉसिबल होता है कि वो 6 बच्चों को जन्म देगा एंड या फिर 6 आगे जाके और 6 को जन्म देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 750 ईयर्स में अर्थ पे 19 मिलियन एलिफेंट हो जाएंगे. 19 मिलियन. ठीक है, क्या पॉसिबल है? नहीं. तो कोई तो एक फैक्टर है जो इस ओवर प्रोडक्शन को रोक रहा है. हर एक ऑर्गेनिज्म में कैपेसिटी है ओवर प्रोडक्शन का, बट क्या ओवर प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए उसने दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया, दैट इज कंपटीशन और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ठीक है, जितने भी वो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें एक कंपटीशन होता है, कौन जीतेगा. ठीक है, और ये कंपटीशन हमेशा बहुत पहले से चलता आ रहा है. इसी कंपटीशन की वजह से ओवर प्रोडक्शन नहीं होता. ठीक है, जो हमने पहला पॉइंट देखा कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, बट इसको लिमिट कौन कर रहा है? तो कंपटीशन कर रहा है. अगेन कंपटीशन 2 टाइप का हो सकता है, या तो वो सेम ही स्पीशीज में हो सकता है जिसे हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, या तो वो डिफरेंट स्पीशीज में हो सकता है जिसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो एक ग्रास है. ठीक है, ओके, समझो ये कोई तो एक ग्रास है. तो इसके लिए 2 रैबिट फाइट करेंगे. इतना ही ग्रास है समझ लो, एंड यहाँ पे एक रैबिट है, 2 रैबिट है. तो वो दोनों इस ग्रास को खाने के लिए फाइट करेंगे, जिसे हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक. मतलब 2 रैबिट सेम स्पीशीज के हैं, बट वो दोनों एक ही ग्रास के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए हम इसे कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक. बट वही समझो अगर यहाँ पे कोई तो एक दूसरा एनिमल है, जैसे कि समझो एलिफेंट है या फिर हॉर्स है.
तो एलिफेंट एंड हॉर्स इन दोनों में कंपटीशन होगा ये ग्रास खाने के लिए, तो हम इसे कहेंगे इंटर स्पेसिफिक, दो अलग अलग स्पीशीज में हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा हर एक चीज में कंपटीशन होता ही है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल इज रियल, ठीक है, उनको एग्जिस्ट करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है, ये भी समझा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? ओवर प्रोडक्शन भी हो रहा है, स्ट्रगल भी हो रहा है, तो इसका कंक्लूजन निकलता है नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो यहाँ पर दो रैबिट थे, ठीक है, रैबिट 1 रैबिट 2, तो जो फिट होगा, जो दोनों में कंपटीशन में सरवाइव करेगा, वही आगे जाके इस ग्रास को खाएगा, ठीक है, ये है उसका रिजल्ट, ठीक है। दोनों में देखो दोनों प्रोड्यूस हुए, दोनों में कंपटीशन हुआ, जो सरवाइव करेगा उसी को नेचर सिलेक्ट करेगा, जो सरवाइव नहीं करेगा नेचर उसे सिलेक्ट नहीं करेगा, वो अपने आप चला जाएगा, वो पेरिश हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला है ओवर प्रोडक्शन, हर एक ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सकता है, हर एक ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या है, बट फिर ये जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है फिर भी वो एक कंट्रोल में हो रहा है, ठीक है, ऐसे कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं बढ़ रहा। वाई? बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स है उसमें कॉम्पिटिशन होगा, या तो इंटर स्पेसिफिक होगा नहीं तो इंट्रा स्पेसिफिक होगा, ऑल राइट, जिसे हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यही एक लिमिटिंग फैक्टर है जो कि ओवर प्रोडक्शन नहीं होने दे रहा। इन दोनों का कंक्लूजन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचर सिलेक्ट करेगा कि किसे रहना है एंड किसको पेरिश होना है, ठीक है। सो नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो इन दोनों में सर्वाइव करेगा वही आगे जाके और रिप्रोडक्शन करेगा एंड और अपने प्रोजेनी को आगे बढ़ाएगा। समझो अगर ये R1 सिलेक्ट हुआ, मतलब समझो R2 को इसने मार दिया एंड R1 सिलेक्ट हुआ, तो ये ग्रास खाएगा एंड वो आगे जाके और रिप्रोडक्शन करेगा एंड खुद की प्रोजेनी आगे बढ़ाता रहेगा, ठीक है। ये होता है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये पेरिश हो गया यानी ये गायब हो गया एंड ये आगे जाके और रिप्रोडक्शन करेगा। इसी का हम एक अभी एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, ऑलराइट। सो देखो, जस्ट अ सेकेंड। सो ये एक ट्री है, ठीक है, मेरे पीछे ये छुप गया है, बट ये एक ट्री है। देखो यहाँ पे दो टाइप के बिटल्स है। पहला है इंसेक्ट है, समझ लो दो टाइप के इंसेक्ट है। एक है रेड वाला, देखो दिख रहा है रेड वाला, 3 है रेड वाला, एंड दूसरा है ग्रीन वाला, देखो 1 2 3 4। सो यहाँ पे 4 ग्रीन वाला इंसेक्ट है एंड 3 रेड वाला इंसेक्ट है, ठीक है। तो समझो ये बर्ड्स है, हम बचपन में ऐसे बर्ड्स ड्रॉ करते थे, सो ये बर्ड्स है कुछ, ठीक है। तो जब भी ये फ्लाई करते हैं ऊपर से, तो जब वो देखेंगे तो उनको ये ग्रीन वाला इजीली नहीं दिखेगा बट रेड वाला इजीली दिख जाएगा, ठीक है। समझो अभी बर्ड्स तो कैसे ढूंढेंगे नहीं कि कौन सा है क्या है, नहीं, वो जस्ट ऐसे नॉर्मली फ्लाई कर रहे थे बट उनको दिखा कि ओके रेड वाला यहाँ पे कुछ तो है जो हम खा सकते हैं। तो इन्होंने आ गया एंड इनको इन्हें, मतलब ये जो रेड वाले इंसेक्ट्स थे इनको इन्होंने खा लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, रेड वाले जो बीटल्स थे उनका पॉपुलेशन कम हो गया। रेड वाले जो भी इंसेक्ट थे, देखो पहले 3 थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही बच गया, ओके। एंड किसका सिलेक्शन हुआ, नेचर ने किसे सिलेक्ट किया, तो देखो ये जो ग्रीन वाला था ना उसे नेचर ने सिलेक्ट किया। तो इसके वजह से जो ग्रीन जो ट्री होता है वो ग्रीन होता है कंप्लीटली, जिसकी वजह से ये जो बर्ड्स थे उनको ये ग्रीन वाला इजीली स्पॉट नहीं हुआ, जिसके वजह से ये जो ग्रीन वाले थे वो सरवाइव कर गए, ठीक है। एंड सरवाइव करके उन्होंने क्या किया, खुद का पॉपुलेशन और बढ़ाया। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन बन गए, ठीक है, एंड रेड वालों का पॉपुलेशन कम हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, ठीक है। जब ये कंप्लीट प्लांट ग्रीन था तब रेड वाले जो थे एंड ग्रीन वाले इन दोनों में कंपटीशन चल रहा था, जिसके वजह से इन दोनों में कोई तो एक फिट था जो था ग्रीन वाला, बिकॉज वो छुप गया यहाँ पे। एंड रेड वाले जो भी इंसेक्ट्स थे उनमें क्या हो गया, ये एक्सक्लूड हो गए, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट देखो ये रेड वाला बचा है। तो समझो जब भी कोई मतलब ये जो कंप्लीट ग्रीन प्लांट था वो किसी एक सीजन में रेड हो जाएगा, यानी कि उसके जो भी सारे के सारे लीव्स थे वो फॉल होने लगेंगे, तब कुछ प्लांट का कलर ऐसे हो जाएगा। तब देखो यहाँ पे रेड वाले इंसेक्ट से, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, आपको आई डोंट नो दिख रहे कि नहीं, बट यहाँ पे इंसेक्ट है 4, ठीक है। एंड ग्रीन वाली भी है,
राइट। बट अभी के टाइम देखो, यहाँ पे जैसे ग्रीन वाले सिलेक्ट हुए थे, यहाँ पे रेड वाले सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो भी बर्ड्स है उनको ये रेड वाले नहीं दिखेंगे, उनको ये ग्रीन वाले दिखेंगे, एंड वो जो बर्ड्स है वो ग्रीन वालों को खाएंगे, ना कि रेड वालों को खाएंगे। यहाँ पे भी क्या हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि नेचुरल सिलेक्शन हमेशा एक के ही फेवर में होगा, ऐसा कभी नहीं होता। नेचुरल कंडीशन हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। और जैसे वो एडॉप्ट करेंगे एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, वैसे उनका सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड वो जैसे एडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो नेचर से चले जाएंगे, वो नेचर से पेरिश हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ठीक है। सो ये थियरी डार्विन ने दिया था। क्या कहते हैं इसे, डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें उस टोटल 3 पॉइंट्स थे, दैट इज ओवर प्रोडक्शन, नेक्स्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड तीसरा था, सॉरी नेक्स्ट था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एंड तीसरा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, ओके। जब ये डार्विन ने थियरी दिया था तो बहुत सालों तक ये थियरी चला था, ठीक है। मतलब सारे के सारे साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, नेचुरल सिलेक्शन को। बट कुछ ऑब्जेक्शंस भी ले गए। तो इनमें क्या क्या था, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन था कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, राइट है। डार्विन ने क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से ही इवोल्यूशन होता है। तो बाकी लोग बोले कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है, एंड तब तक तो इतनी सारी डिस्कवरी हुई भी नहीं थी, इतनी सारी डिस्कवरी। इसके लिए ऑब्वियसली उसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, इसके लिए डार्विन ने ऐसे बोला था। बट जैसे जैसे आगे और रिसर्च बढ़ता गया और टेक्नोलॉजीज आती गई, तब समझा कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए या फिर कुछ म्यूटेशंस हो गए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही नहीं है रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। ये तो एक पहला ऑब्जेक्शन था। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या था, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन, ठीक है। सो बॉडी में जितने भी मॉडिफिकेशंस होते हैं यूजुअली यूजफुल होते हैं, बट देयर आर सम यूजलेस मॉडिफिकेशंस ऑल्सो। इन दोनों के बारे में डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसके लिए भी डार्विन का थियरी रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। बॉडी में कुछ चेंजेस बहुत टाइम के बाद होती है, एकदम स्लो होती है, जनरेशन टू जनरेशन बहुत कम इवोल्यूशन होता है। बट कुछ चेंजेस यूं ही हो जाती है, नेक्स्ट जनरेशन में कुछ चेंजेस हो जाती है एक्चुअली, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं अभी, बट तब ये उन्हें पता नहीं था, इसके लिए हम उन्हें एब्रप्ट चेंजेस कहते थे। तो डार्विन इन दोनों के बारे में भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि स्लो चेंजेस कैसे होते हैं, एब्रप्ट चेंजेस कैसे होते हैं। एब्रप्ट यानी एकदम झट के साथ चेंज होना। सो ये एक्सप्लेनेशन डार्विन नहीं दे पाया, इसीलिए ये 3 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से डार्विन का थियरी रिजेक्ट करे। कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया, जस्ट ये ऑब्जेक्शंस थे, ठीक है। डार्विन का थियरी अभी भी चल रहा है, अभी भी हम नेचुरल सिलेक्शन यूज करते हैं, बट ये कुछ ऑब्जेक्शंस थे उनके, ठीक है। ऑब्जेक्शंस आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू। अगर आपको कुछ लेक्चर में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑलराइट, देन वी विल स्टॉप हियर। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।